बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। जंग तवील होती चली जा रही है। किसी के भी वहमो गुमान में नहीं था कि जंग इतनी तवील होगी। अब ये जंग ऐसे लग रहा है अगले फेज में दाखिल हो रही है। मैं तो हैरान हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं कि अब न्यूक्लियर बॉम्ब की बात हो रही है कि क्या ये ऑप्शन इस्तेमाल की जा सकती है। अमेरिका की तरफ से इसके इशारे मिलते हैं तो ईरान जवाब ये दे रहा है कि अमेरिका ने अगर एटमी हमला किया तो इसी तरह से जवाब दिया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि क्या ईरान ने एटमी सलाहियत हासिल कर ली हुई है? अभी तो कहा जा रहा है कि ईरान पर ऐसी पाबंदियां लगाई जा रही हैं ट्रंप की तरफ से जो माजी में भी नहीं लगाई गई, और शायद यही काफी हो। ईरान में पहली माशी सूरत हाल बहुत बुरी है और इन पाबंदियों के बाद और ज्यादा संगीन हो जाएगी। ईरान के साथ किसी भी किस्म की कोई भी तिजारत करेगा किसी भी किस्म की, तो आप समझिए कि वो पाबंदियों की जद में आ जाएगा। तो क्या आइसोलेशन में ईरान सर्वाइव कर सकेगा? मेरे साथ डॉक्टर शाजी चीमा साहिबा हैं, डॉक्टर उस्मान शाहिद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और हमें हामिद अल-शफी साहब भी ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज करते हैं। ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात है, वो सोच के भी इंसान परेशान हो जाता है कि जंग जब तवील हो जाए, क्या ऐसी सोच या ऐसी बातें होने लग जाती हैं? बात नहीं कर रहे हैं, ये टैक्टिकल न्यूक्स की बात कर रहे हैं और दोनों में फर्क भी बता रहे हैं। जो न्यूक्लियर है जिसे ट्रायड कहते हैं, उस ट्रायड में जो है वो ट्रंप की इजाजत, और वो जो हमें फिल्मों में दिखाते थे कि जी एक ब्रीफ केस होता है, फिर उसका कोड में लाया जाता है और फिर वो एक बहुत ही कोई स्केरी सी चीज है, फिर एक भद्दा सा भयानक सा बॉम्ब जो है वो कहीं गिराया जाता है और उसके बाद जो है जैसा कि फिर हिरोशिमा या नागासाकी वाला जो है वो मंजर पेश किया जाता है। न्यूक्लियर है, मैं किसी चीज को अंडरमाइन नहीं कर रही, लेकिन बहुत से मुल्कों ने टैक्टिकल न्यूक्स बना लिए हैं जिसमें उसकी जो रेशियो है उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया है। एट द एंड ऑफ द डे वो न्यूक्लियर ही है, और वो इस तरह के मिसाइल हैं कि वो बाकायदा आप इवन जो है एक नॉर्मल सेडान कार के अंदर आप उसे कैरी कर सकते हैं, और जो फाइटर जेट हैं वो उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मॉडल है B-62 और B-63, जिनमें से 40 से ज्यादा जो हैं वो तुर्की में हैं, अमेरिका के ही हैं, और कुछ आर्मेनिया में है, कुछ जॉर्जिया में है, पोलैंड में भी सुना है कि हैं। तो बात अब वहां पे जो सिचुएशन रूम्स हैं और जो बातें वहां से लीक होती हैं वो ये हो रही हैं कि टैक्टिकल न्यूक्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, और वही जो है वो पिकेक्स या माउंटेन्स पे या बाकी जो उनके जो सिटीज हैं, मिसाइल सिटीज अंडरग्राउंड, वहां तक पहुंचने का रास्ता जो है वो सिर्फ वही है। और ट्रंप जो है एक से ज्यादा दफा उनका नक्शा और लोकेशन और इस चीज पे ब्रीफिंग मांग चुके हैं कि कौन सा मुल्क जो है वो बेहतर रहेगा जहां पे हमारे टैक्टिकल न्यूक्स जो हैं हमने रखे हुए हैं तो उनका इस्तेमाल किया जाए। तो ए हमारे नाजरीन के लिए कि ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं होगी, ये इस पे बात बहरहाल हो रही है। और बी ये कि इसको इस्तेमाल करने के लिए जो एरिया कमांडर है उसको डायरेक्ट जो है वो ट्रंप के उस बटन की और फिर 2 कीज और 4 जो है इजाजत और सेनेट की इजाजत की भी जरूरत नहीं है। तो ये इम्पॉसिबिलिटीज में से नहीं है, लेकिन एक बहुत भयानक ख्याल है और इस ख्याल पे बहुत शदोमत से गौर भी हो रहा है। और जनरल केन जो है वो रिसेंट एक मीटिंग में जो है वो बाहर भी गए हैं, और सुना है कि ट्रंप की शाउटिंग की आवाज जो है वो सिचुएशन रूम से बाहर तक आ रही थी। अब ये बात है कि ट्रंप इतने कॉर्नर हो चुके हैं कि वो इस सूरत हाल से किसी सूरत बाहर निकल पा ही नहीं रहे जी। और उनको पीट हेग्सेथ जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं वो इसमें हलाशेरी दे रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट हैं इजराइल की। तो इसमें जाना किसी का कुछ नहीं है, सिर्फ अमेरिका और ईरान का जो है वो हर चीज जो है वो स्टेक पे लगी हुई है। ईरान के अंदर बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो जाएगा और अमेरिका जो है वो आने वाले वक्तों के लिए एक पराया स्टेट बन जाएगा। आप देख ही रहे होंगे कि पिछले 5 साल से रशिया और यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अगर रशिया भी पेशेंस को खो देता और कहता जी पूरा नेटो एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो मेरे ऊपर लॉन्च कर रहा है, तो मेरे पास भी टैक्टिकल न्यूक्स की कोई कमी तो नहीं है, तो मैं भी 3-4 जो हैं। उन्होंने उसकी बजाय अपना सिर्फ हिस्ट्री में राइट ट्रैक पे रहने के लिए उन्होंने एक डिफरेंट जो है वो इंजीनियरिंग ही डिफरेंट की, और रेशनिक नाम के जो है वो मिसाइल बनाए जो कि पिघला देते हैं इवन सीसा को भी, कंक्रीट को भी,
और इवन टैक्टिकल न्यूक जितने ही जो है वो उनका इम्पैक्ट होता है, लेकिन उसमें जो यूरेनियम इस्तेमाल नहीं हो रही, जिसका कि एनवायरनमेंट पे बहुत ही गंदा असर होता है। तो उन्होंने पूरी एक ओरेशनिक की सीरीज बना ली है, जिसका उन्होंने 2 दफा जो है उसका प्रैक्टिकली वॉर सिचुएशन में मुजाहरा भी किया। तो अब ये ट्रंप को ये समझ आ रही है उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं कि शायद यही चीज उनके लिए बहुत फायदेमंद है या बहुत नुकसानदेह है। आप बिल्कुल उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये बंदा कल को क्या करेगा, क्या ये टैक्टिकल न्यूक्स की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, और अगर ये जाएगा तो फिर इसके साथ साथ कौन होगा और कौन है जो इसको हलाशेरी दे रहे, और इसमें ईरान का किरदार जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी डॉक्टर साहब, अगर ये कहें कि वाहिद मुल्क अमेरिका ही है जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया, मशरकी साहब हमारे साथ हैं? जी आवाज आ रही है। जी मशरकी साहब, ये फरमाएगा कि अब ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ही सही है तो बड़ी खतरनाक चीज है, और अगर इसका इस्तेमाल खुदा ना खास्ता होता है तो क्या अमेरिका उसके बाद समझेगा कि जंग जीत गए, या ईरान को घुटने टेकने मजबूर कर देगा, जो हमने जापान में देखा था? अगर जो उस तरह का न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होगा, अल्लाह ना करे कि किसी भी टैक्टिकल वीक पे है, तो न्यूक्लियर ही उसमें कई जाने जा सकती हैं, जाएंगी बल्कि। देखिए उसामा, बात यह है कि इस सारी सूरत हाल में बड़ी वाज़ेह फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है अमेरिका की, और स्पेशली उस ज़ायनिस्ट लॉबी की जिसने मिस कैलकुलेट किया ईरान की रेजिस्टेंस को, ईरान की रेजिलियंस को और ईरान की रिटेलिएशन को, जिसके नतीजे में आज सूरत हाल यहां खड़ी है कि कभी टैक्टिकल वेपन यूज करने की बात हो रही है, कभी B-52 से वो जो मदर ऑफ ऑल बम्स जो अफगानिस्तान में गिराए गए तोरा बोरा में, और वहां पर उनको गिराने की बातें हो रही हैं। कभी बात हो रही है कि जी इतना ज्यादा उसको इकोनॉमिकली, जैसे अभी आपने इंट्रो में भी कहा कि उसके मईशी तौर पर इतना कमजोर कर दिया जाए कि वहां अंदर कोई बगावत आ जाए और उसके नतीजे में कोई रिजीम चेंज हो जाए। सब जगह मैं समझता हूं कि इनको नाकामी हो रही है, और इस नाकामी के बाद ये जो फ्रस्ट्रेशन है कि टेक्निकल न्यूक यूज करें। देखिए, मैं अभी डॉक्टर शाजिया बात कर रही थी, बुनियादी बात ये है कि टेक्निकल न्यूक के अंदर तबाही का इम्पैक्ट जो है वो उतना ही है, लेकिन उसको रेंज कंट्रोल किया जाता है। यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी के जो एटम बम की हम बात करते हैं, उनकी रेंज पूरे पूरे शहर तक थी, बल्कि करीब के शहरों और देहातों में भी गई। जबकि टैक्टिकल न्यूक जो है वो 20 माइल स्क्वायर के ऊपर या 10 माइल स्क्वायर या 30 माइल स्क्वायर के ऊपर अपना इम्पैक्ट देता है, लेकिन इम्पैक्ट उसका उतना ही हलाकत खेज है, उतना ही तबाहकुन है, उससे शायद ज्यादा तबाहकुन हो, क्योंकि टैक्टिकल वेपन जो दूसरी जंग अजीम का जो एटमी बम था उससे बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज्ड हो चुका है, और तबाही उसकी बहुत ज्यादा होगी, इम्पैक्ट का एरिया कम होगा। एक तो चीज ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी आपने फिर एक इंट्रो में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, और यही मैं सबको तवज्जो चाहता हूं कि ईरान के पास, या ईरान खामोश नहीं रहेगा। ईरान ने हर जगह दुनिया को भी सरप्राइज किया, और ईरान ने जहां 43% यूरेनियम एनरिचमेंट डिक्लेयर्ड है IAEA के मुताबिक, और उसके बाद आपको पता होगा कि 30% एनरिचमेंट के बाद सिर्फ उसको मजीद चंद एक प्रोसेस चाहिए एंड इट बिकम्स अ न्यूक्लियर वेपन। सो मैं ये समझता हूं कि इस सारे टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारी इतलात कंफर्म है कि ईरान भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अब रखता है। सो इसके लिए अमेरिका की एक बार फिर मैं समझता हूं कि नेतन्याहू और अमेरिका का इंटेलिजेंस फेलियर होगा अगर वो ये मिस कैलकुलेट कर लेंगे कि ईरान की तरफ से जवाब भी न्यूक्लियर नहीं आएगा। अब वो न्यूक्लियर का जवाब जो है वो किस अंदाज का देगा, किस लेवल के न्यूक्लियर का होगा, ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस सारे के अंदर क्या दुनिया मौजूदा हालात में इसकी मुतहम्मिल हो सकती है? किसी हालत में नहीं। डिप्रेशन और रिसेशन के साथ साथ दुनिया एक ऐसी तबाही की तरफ चली जाएगी जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 हो ना हो, एक इतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो जाएगा पूरी दुनिया की इकोनॉमी, ऑयल सप्लाई चेन और तमाम चीजों के ऊपर, के उसके बाद शायद इस कुर्रा अर्ज को कई दहाइयां चाहिए हों सिर्फ दोबारा से खड़े होने के लिए। एक भूख, अफलास और बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा। एक छोटा सा आपको पॉइंट बताता चलूं उसामा, वो ये कि अभी चाइना और रशिया जो हैं वो जितने मर्जी न्यूट्रल रहे, जितने मर्जी इस जंग से लाताल्लुक रहे, अगर अमेरिका इस स्टेप पे आता है तो फिर नामुमकिन हो जाएगा चाइना और रशिया के लिए खामोश रहना।
और वो जो अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं कि जी बिलवास्ता तौर पर या इनडायरेक्टली अमेरिका ईरान की हेल्प की जा रही है चाइना से, तो फिर चाइना को भी डिक्लेयर करना होगा। और जो जंग जो है, जो ऐसे आपने अभी इंट्रो में ही एक बात फिर कही कि एक और लेवल पे जा रही है, इट इज गोइंग टू अनदर लेवल विच इज वेरी डेंजरस। अब इसको रोकना कैसे है, तो वो एक छोटा सा पॉइंट है कि वो ये कि रोकने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को होश के नाखून लेने होंगे। किसी भी हालत में ईरान को घुटनों पे इस तरह नहीं लाया जा सकता। मुझे चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम डॉक्टर उस्मान से बात करेंगे। एक तो यही न्यूक्लियर वेपन के हवाले से जो बात की जा रही है, और ईरान कह रहा है उसी तरह जवाब दिया जाएगा, तो उसका क्या मतलब है? क्या ईरान ये सलाहियत हासिल कर चुका है? और फिर आज तक इस तरह की पाबंदियों का सामना ईरान को नहीं रहा, तो एक मुआशी जंग भी है। दोनों पर डॉक्टर उस्मान से बात करेंगे इस ब्रेक के फौरी बाद। न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने की बात हो रही है, इसके अलावा माशी पाबंदियों की। डॉक्टर उस्मान मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर शाहिद चीमा साहबा हैं, हामिद मशरकी साहब हैं। डॉक्टर उस्मान ये बताएं कि 60 रोज की मुद्दत तो खत्म होगी 17 अगस्त को। अब ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही है, उस पर ईरान का जवाब है कि वैसा ही जवाब दिया जाएगा। एक उसका क्या मतलब है? क्या ईरान के पास भी कोई न्यूक्लियर ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो हमला कर सकता है जवाबी? क्या ऐसा है? मेरे ख्याल में बिल्कुल डेफिनेटली, जैसे आपने कहा 2 माह की जो विंडो थी वो भी कंक्लूड हो चुकी है और 6 माह जंग को हो गए हुए हैं। और जिस तरीके से ईरान विथस्टैंड कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है, उससे डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट, जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट अभी मार्जी टेलर अपना ग्रीन ने दी है कि इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक मीटिंग के अंदर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, जिसकी डॉक्टर साहब ने निशानदेही की। तो मेरे ख्याल में जो टेंजिबल ऑपरेशनल आप कह लें कि रिजल्ट्स के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन क्या हम इसे उसी तरीके से देखें जिस तरीके से स्टेटमेंट दी गई है, या जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है, नैरेटिव शेप करने की खास तौर के ऊपर उनका हमेशा से सोशल ट्रूथ के ऊपर ये करते हैं, इलेक्शन जो है वो सर के ऊपर है। और याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप को जो है टाइम के हवाले से ज़्यादा प्रॉब्लम है, इरानियंस को नहीं है। वो तो लिंगर ऑन करने के लिए तैयार हैं कि 27 अक्टूबर को वो जो है रिफ्लेक्ट करें, ये सारी जो भी इस वक्त अपना जंग है उसका रिजल्ट टारगेट करें नेतन्याहू को। इवन उधर तो इधर वे कुछ भी, नफ्ताली बेनेट भी आ जाएगा तो उतना बड़ा ही मॉन्स्टर है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है लोअर हाउस तो डेफिनेटली हारेंगे, अपर हाउस के अंदर भी जो है स्लिम मेजॉरिटी जो है वो लूज कर जाएं, वो तो ये चाहेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा ना कि मतलब, और ये हमेशा से उनका वतीरा, जब उन्हें पहली टर्म के अंदर इस बात को यकीन नहीं आता कि अमेरिका जैसा मुल्क, उसमें कोई बंदा ऐसा आ सकता है जिसके बारे में तमाम तीनों कह रहे हैं कि कुछ पता नहीं उसका करने। मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका भी बड़ा स्ट्रेंज है अपना कंट्री है। इस हवाले से अगर देखें कि बराक ओबामा के बाद वेरी नेक्स्ट मूवमेंट में उन्होंने डिलीवर किया डोनाल्ड ट्रंप है। इतने फिल्टर्स के बाद, इतनी प्राइमरी कॉकस के बाद भी ये बंदा जो है वो पहुंच गया व्हाइट हाउस है। और जिस तरीके से स्टीव बैनन ने पूरा अल्ट राइट विजन देकर डोनाल्ड ट्रंप को लॉन्च किया, और फिर जब इसे ब्रीफिंग दी जा रही थी, जब हिलरी क्लिंटन और इसने हेड टू हेड जाना था, तब भी उसने कहा उन्हें, जो पेंटागन के ऑफिशियल्स थे, इफ वी गॉट वेपन्स व्हाई कांट वी यूज देम। तो ये प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप का। नेतन्याहू ने कितने लोगों से जंग छिड़वाने की कोशिश की, पिछले 3-4 सदी बुश से शुरू हुआ, ऐसे ही लेकिन इसने जंग छेड़ भी दी। जी जी बिल्कुल। और कोई बात शाजी साहब ने भी कहा कि कोई पता नहीं, यकीन करें मुझे हैरानी होती है कि आज के दौर में कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का कैसे कोई सोच सकता है। और स्टेटमेंट, चले मैंने कहा जी स्टेटमेंट, लेकिन वो कर गुजरता है। अच्छा देखिए, कोई स्ट्रैटेजी एंड गेम नहीं है, यही डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से करते आए हैं। डाइवर्जन के भी माहिर है, आपने देख लिया एप्स्टीन फाइल जो है गूगल के ऊपर, उसको सर्च अपना 70% कम कर दिया गया जब इन्होंने जंग छेड़ी। पहले जब अमेरिका के अंदर इन्होंने मेक्सिको वॉल के हवाले से 8000 जो वहाँ पे लोग थे फेडरल गवर्नमेंट के, उनकी सैलरियाँ रोक के रखी हुई थी डाइवर्ट करने के लिए, जनरल कासिम सुलेमानी को 2020 में हिट कर दिया। तो मैं भी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो है ना वही जज्बात रख, मेरे ख्याल में कोई तबसरा नहीं हो सकता डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। इतना नी जर्क रिएक्शन डोनाल्ड ट्रंप देते हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हम तो सिनेरियो डिस्कस करेंगे, तो क्या ईरान उसके बाद शिकस्त तस्लीम कर लेगा? और दूसरा ये कि क्या वो कोई इस रिटेलिएशन में कोई जवाब दे सकते हैं? जी डेफिनेटली, मुझे लगता है उनकी कैपेसिटी इश्यूज नहीं है। अमेरिका जो है उसके MQ जो अपना रीपर ड्रोन्स हैं वो ड्रेन हो गए हैं, उनके इंटरसेप्टर्स जो हैं डिप्लीट हो गए हैं, उनका स्टॉक माइल ड्रेन हो चुका है। ईरानियों के एंड के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लें, जब ये बीच में आती हैं स्कर्मिशेस आती हैं लो इंटेंसिटी वॉर के लिए, तो किस तरीके से वो टारगेट करते हैं, ऑल गन्स ब्लेजिंग अक्रॉस द मिडल ईस्ट है, वो कुवैत तक को हिट करते हैं। तो मेरे ख्याल में उनके एंड पे तो अभी भी आप कह लें स्पेकुलेशन ही हो रही है। और उसकी रीजन नजर आती है कि ईरान ने पिछले 2 डेकेड में पूरी तैयारी की हुई है, और ये सिनेरियो क्या वो नहीं सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है। और याद रखें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की टर्की में 4 स्ट्राइक्स हुई थी ईरान की तरफ से, उसको उन्होंने इंटरसेप्ट किया था नेटो ने, और नेटो की भी स्टेटमेंट आ चुकी हुई है कि हम भी पूरे तरीके से रेडी हैं।
तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है ये कुछ ये करने जा रहे हैं? मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को अगर फील होगा कि मैं कॉर्नर्ड हो गया हूँ इस सारे मामले के अंदर, तो वो इस ऑप्शन को एग्जॉस्ट करने की तरफ भी जा सकते हैं। याद रखें, बंकर बस्टर ने बता दिया था कि ट्रेडिशनल जो बॉम्बिंग है वो उस तरीके से डीपली जो बरीड इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको नहीं टारगेट कर सकती और इम्प्रेग्नेबल है। तो ये चला भी जी चला चुके हैं, कम का जो भी है वो कर चुके हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या इससे अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है, क्या उसके बाद आपको लगता है कि ईरान मान लेगा शराइत आपने हुर्मुज के हवाले से, दीगर जितनी भी शराइत हैं? और दूसरा ये कि ये जो 7 माशी पाबंदियों का कहा जा रहा है कि अब कोई भी समझे किसी भी तरह का कारोबार नहीं कर सकता, वैसे तो पाबंदी 40 साल से, लेकिन उनको सख्त किया जा रहा है, तो एक तरफ क्या ये समझें कि शायद इससे ट्रंप को डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएंगे तो फिर न्यूक्लियर की तरफ ना ही जाएं, अल्लाह करे। जो ईरान ने ट्रंप के लिए सोचा हुआ एक बड़ा ही होलिस्टिक सा प्लान है, जिसमें वो इसकी लेगेसी से लेकर अमेरिका की जो रेपुटेशन है उसको, और एक बहुत स्ट्रक्चरल किस्म का जो फेलियर है वो इसको साबित करना चाहते हैं, और वो इस पे बहुत धीमे धीमे जो है वो चल रहे हैं, जिसमें हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि उनके बयानात जो हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक पेशेंस की तरफ जाना चाहिए। मुझे लगता है ये प्रोवोकेशन भी इसीलिए है कि आप ये ईरान प्रोवोक करना चाहता है अमेरिका को, ईरान डीप डाउन इस जंग को नहीं रोकना चाहता है और मिड टर्म के बाद भी लेके जाना चाहता है, क्योंकि ये जो टैक्टिकल न्यूक्स हैं, जैसे अभी मशरकी साहब फरमा रहे थे कि इनका रेडियस जो है वो लिमिटेड किया हुआ है, तो ये भी जितना डीप उनके मिसाइल सिटी हैं ये वहां तक ये भी नहीं जा सकते। जैसे B2 जो 60 जो है, ये 62 और 63 की रेंज है, जो 60 है वो तो इन्होंने ट्राई करके देख लिए जो नॉन न्यूक्लियर है, वो तो नहीं जा। अब ये जो वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं उसमें 2 जो वे प्रोसेस है, पहले में टैक्टिकल न्यूक है, फिर उससे रास्ता बनना है, और फिर जो वीडियो दिखाई जा रही है उसमें एक और जो है वो मिसाइल जो है उस रास्ते से किसी तरीके से अंदर जाएगा। तो ये डबल पेनिट्रेशन का कोई जो है वो मामला है, इसको कोई फौज का बंदा बेहतर समझ और समझा सकेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि टैक्टिकल न्यूक्स भी यूज करके सवाए न्यूक्लियर रेडिएशन के ये और कुछ अचीव नहीं करेंगे। और जहां तक सवाल ये है कि ईरान के बारे में उनके पास, मेरा ये ख्याल है कि उनके पास न्यूक्लियर आर्सनल मौजूद है। बहुत ही माने हुए 2 एनालिस्ट हैं, पेपे एस्कोबार और लैरी जॉनसन, और आजकल वो एक पॉडकास्ट कर रहे हैं ट्रांजिशन प्रोटोकॉल के नाम से। एक पाकिस्तानी कोई साहिब हैं, जुल्फकार नाम है उनका, मैं जानती नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई भी उनको, वो पहली दफा ही इस तरह आए हैं। वहां पे वो बैठकर ये इस बात का दावा करते हैं कि उनके पास डीप जो पावर कॉरिडोर ऑफ पाकिस्तान है वहां से खबरें किसी ना किसी तरीके से पहुंचती हैं। और ये याद रखिए कि पेपे एस्कोबार और लैरी जॉनसन जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी को खत्म करने वाले इंसान नहीं है। तो उन्हीं ने एक आया जिसको 1-2 दफा हुआ, उसके बाद वो चीज के प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट जो है वो कॉल पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात की। अच्छा। और उनको ये बताया कि हमारे पास न्यूक्लियर मौजूद है, और अगर अमेरिका ने नहीं रुका तो फिर हमारे लिए जो है वो रास्ते जो हैं, चॉइसेस बहुत मुश्किल हो जाएंगी। और ये जो कॉल थी ये इनसिक्योर लाइन पे थी, जिसको ऑलरेडी बहुत सी एजेंसीज जो हैं वो इंटरसेप्ट करके सुन भी चुकी थी। ये बात हुई बहुत मोतबर जराए से हुई, फिर उसके बाद अंडर द कारपेट चली गई। तो ये बात अगर मार्केट में फ्लोट कर रही है, और अगर है, तो इसका मतलब ये है कि फिर वहां पे उन्होंने वो उसको पिकल जार में तो नहीं रखा हुआ ना, इतना संभाल के। वो ऑलरेडी उनके पास न्यूक्लियर, अगर वो वही वाला नागासाकी वाला बॉम्ब नहीं है तो उनके पास टैक्टिकल न्यूक्स तो उनके पास भी हैं। अगर इतनी हाई वो जो है हाई एंड टेक्नोलॉजी के मिसाइल बाकी उनके पास हैं, तो टैक्टिकल न्यूक बनाने में क्या है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल हम चारों में से किसी का भी ये सब्जेक्ट है, हम जितना समझ सकते हैं उतना ही समझा सकते हैं। तो ये कोई साहब जिनका ये फील्ड थी वो समझा रहे थे कि जी इसको कैसे बनाया जाता है, तो देखने में तो कोई ऐसी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है कि आप उसको और ज्यादा डिफ्यूज करके एक छोटे से कंटेनर में रख दें, उसकी ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल नहीं है। तो पॉइंट हमारा ये था कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार है, तो इसके चांसेस मुझे 90% से अबव लगता है कि है। अच्छा। तो अगर ये सूरत हाल है, फिर वो मसला ये है कि वो किस पे ये पेलोड वो कैरी करने के लिए किस पे कैरी करेंगे, तो अमेरिका में जाके अटैक करेंगे, उनका टारगेट क्या होगा। मसला तो ये है कि उस चीज को कैरी कैसे करना है। सही। तो कैरी करने के लिए तो ईरान के पास ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है कि वो डायरेक्ट रिफ्यूल किए बगैर भी अमेरिका पहुंच जाए।
जी। तो फिर अगला जो डरावना ख्वाब ये है कि क्या वो कैरी भी वही कर लेंगे खुदा ना खास्ता जहां वो ऑलरेडी अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तो फिर थोड़ी सी दिल को तसल्ली होती है कि नहीं, इतना नहीं। जहन्नुम नहीं बन सकता हमारा रीजन। आपने देखा कि सीरिया का फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ है, जी जी। हमारा जो प्रीवियस हेड चॉपर अलशरा अल जुलानी अब सूट में है और फोक और स्पून से खाना खाता है। तो उसका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भी सूट और टाई के अंदर वो पाकिस्तान आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम भी चारों तरफ चुमुखी खेल रहे हैं और हर चीज नोटिस में है और ये देख रहे हैं कि आखिर इन चीजों को किस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले दिन से हमारे पास जो खबरें आती हैं वो ये कि पाकिस्तान अमेरिका को सेफ पैसेज देना चाहता है, जिसपे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि जी क्यों डिसाइसिव डिफीट ना हो। अब देखिए उसको अगर सेफ पैसेज नहीं देते तो वो जो एक डिल्यूजनल सा जो एम्पायर ऑफ केओस और पायरेसी है जी। वो कुछ भी करने के लिए मजबूर हो सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। और जहां तक आपका दूसरा सवाल था कि इकोनॉमी जो है ऑलरेडी डाइवर्सिफाई हो चुकी है। हमने 6-7 रूट हमने खोले हुए हैं और हमारी जो है वो उधर से वो बंदरगाह वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जहां तक फिर वो स्विफ्ट सिस्टम का ताल्लुक है तो उसके अगेंस्ट जो बना है चाइना का स्विफ्ट सिस्टम, वो उस पर अभी सिर्फ 1% में देख रही थी कि 1% ट्रांजैक्शन उस पर हो रही है। तो मुझे लगता है कि फिर ये सारा सिस्टम जो है वो स्विफ्ट से एक दूसरे मैसेजिंग सिस्टम पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा बार्टर या गोल्ड की ट्रेड से तो आप इतना ट्रेड मेंटेन नहीं कर सकते जो आप बता रहे हैं कि अगर इस मैग्नीट्यूड का है कि कोई भी ट्रेड करेगा। पहले तो था कि पहली लेयर है, दूसरी लेयर है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, जैसे खाने पीने की चीजें हैं, तो उन पे पाबंदी इतनी सख्त नहीं थी। तो फिर चाइना और रशिया जो है जो उन्होंने पैरेलल सिस्टम बनाए हुए हैं उसको थोड़ा सा तेज करेंगे। ईरान को गिरने नहीं देंगे, लेकिन ईरान को गिरने ना देने के लिए जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है और पसपाई बाजुकात बेहतरीन हिकमत अमली है, मेरा ख्याल है, मेरी नाकस राय में ईरान को इस पे भी थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए, जहां वो इतना एलेबोरेट प्लान बना रहे हैं कि वो हिस्ट्री में एक ऐसी एम्पायर के तौर पे याद रखे जाएंगे माजी की तरह, जिन्होंने अफ्रीका जो है उसका डाउनफॉल जो है उसको बाकायदा विजिबली उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन की, बहुत विशफुल है, बहुत एम्बिशियस है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये हो जाए, मगर इसके होते होते अगर यहाँ पे मलबे के ढेर लग जाएंगे तो उसका भी फायदा। किसी का ख्याल नहीं था कि ट्रंप इस हद तक जाएंगे। पिछली दफा भी जंग हुई थी तो जल्दी खत्म हो जाएगी और फिर जिस तरह जंग बंदी हुई उसके बाद बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब वो जंग जब शुरू हुई थी किसी ने नहीं सोचा था न्यूक्लियर वाली बात भी होगी, अब वो भी टेबल पर आ गई है। डॉक्टर हामिद अल-मशरी साहब ये बताइएगा कि क्या एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब की तो बात होती है जो डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बात की, एक केमिकल वेपन भी होते हैं और उसके लिए शायद आपको कोई कैरी वगैरह उस तरह से नहीं करना होता। केमिकल वेपन्स गैस की शक्ल में हो सकते हैं, वो कोई इंसानों को नुकसान पहुंचाने के हवाले से हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक अमेरिकन सॉइल पर हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर से लेकर भी कभी कोई अटैक उस तरह से नहीं हुआ। पर्ल हार्बर एक याद आता है और उसके बाद फिर डायनामिक्स बदल गए थे और फिर सीधा ही जापान पर उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर दिया था। वाहिद दुनिया में अमेरिका ऐसा मुल्क है जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया हुआ है। तो अगर ईरान जवाब में कुछ इस तरह से करता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पहले ही सफर कर रही है, ये तो बिल्कुल तबाही होगी। तो ट्रंप को रोकने वाला कोई नहीं। बिल्कुल उसामा, देखिए सबसे अहम बात यह है कि हम इस बात पे एग्री हैं कि एग्रेसर कौन है, नेतन्याहू और ट्रंप। जंग कोई भी हो, देखिए इस सिनेरियो में या इस मैग्नीट्यूड पे जब चली जाती है तो उसमें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इसका एंड क्या होगा, क्योंकि अभी तक कहीं पर भी हमें कोई ऐसे साइंस नजर नहीं आ रहे जहां अमेरिका वाज़े तौर पर कहीं किसी भी हालत में सरेंडर करने की बात कर रहा हो। क्योंकि देखिए यूनिपोलर वर्ल्ड थी, माइट है अमेरिका की, सुपर पावर है, उसके पास बहुत कुछ है जिसको वो अभी भी ट्राई करना चाहेगा, यूज करना चाहेगा। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका को जितने डिसएडवांटेजेस है शायद अमेरिका ने वो कैलकुलेट नहीं किए। जियोग्राफिकली अमेरिका को डिसएडवांटेज है, अमेरिका अपना एयर वेसल कैरियर लेके आ गया, उसके अंदर उसको प्रॉब्लम्स हुई। फिर उसके बाद अमेरिका हिम्मत नहीं कर सकता कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड उतारे, उसको पता है कि ईरान इसके ऊपर पूरी तरह तैयार बैठा है और ईरान की फेवर में जाता है। इसी तरह जो आपने अभी न्यूक्लियर वेपन के साथ केमिकल वेपन की बात की, तो देखिए केमिकल वेपन लिमिटेड तौर पर तो खुद इसराइल यूज कर चुका है, लिमिटेड तौर पर गजा पर, पैलेस्टाइन पर यूज हुआ, फास्फोरस यूज हुई, उसके अलावा इन्होंने अफगानिस्तान में बमबारी की।
इसी तरह ईरान, आपको याद है कि इराक के ऊपर हमला ही WMDs के नाम पे, यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे किया गया, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट लाई इन द वर्ल्ड साबित हुआ। मैंने उस पर PhD में अपना, मेरा एक रिसर्च वर्क था उसके ऊपर। तो इसके ऊपर एक बात तो हमें समझनी होगी, वो ये कि केमिकल वेपन जो है वो इन दिस सिनेरियो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट इज वेरी लिमिटेड इन रेंज। और उसके अंदर वही, जैसे हम बात करते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज में इसराइल के अलावा तो किसी भी जगह पर अगर इस्तेमाल हो गया खुदा ना खास्ता, तो वो तो पूरी दुनिया, इस्लामी दुनिया जो है वो ईरान के खिलाफ हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और बड़ी क्रिटिकल है, वो है जिसको मैं समझता हूं कि ईरान के पास ऑप्शंस रिटेलिएशन की जो है, जैसे अभी आपने भी कहा, वो लिमिटेड ऑप्शन है। वो लिमिटेड ऑप्शन सिर्फ ये है कि या तो वो इसराइल में तल अवीव या हैफा को टारगेट करे, या वो जो अमेरिकन फोर्सेस जो गल्फ मेडिटेरियन सी में हैं उनको टारगेट करे। अच्छा, इन दोनों जगह के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट है रेडिएशन का, और जो उसका इम्पैक्ट है वो पूरे खित्ते को इफेक्ट करता है इनडायरेक्टली। फुजेरा और UAE वगैरह तो खुद ईरान के बॉर्डर से 25 नॉटिकल माइल के ऊपर है, तो इनडायरेक्टली तो ईरान खुद उसका शिकार हो जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं ये समझता हूं कि वो जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि दिस टैक्टिक्स, अगर अभी तक मैं बिलीव करता हूं कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप थ्रेटनिंग के तौर पे यूज कर रहा है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता करता है तो फिर अमेरिकन जो मरीन्स हैं दे विल बी द टारगेट एज ए सिटिंग डक्स। एंड क्या अमेरिका, देखें, जो एक फौजी या 6-10 फौजी मारे जाते हैं तो पूरे अमेरिका में एक तूफान मच जाता है। इराक की जंग, अफगानिस्तान की जंग, वो सारी हमारे सामने है। तो ये वो कैलकुलेशन है जो प्रेसिडेंट ट्रंप से ज्यादा JD वैंस को करनी है। हम बड़ी क्लैरिटी से एक बात अंडरस्टैंड करते हैं कि खुद अमेरिकन रिजीम के अंदर इस वक्त 2 ग्रुप्स हैं। एक प्रो अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ग्रुप है, दूसरा ज़ायनिस्ट लॉबी की इन्फ्लुएंस में ग्रुप है, जिसमें पीट हेग्सेट शामिल है, जेरेड किशनर शामिल है, इवन मार्को रूबियो शामिल है, खुद प्रेसिडेंट ट्रंप उसी दलदल में फंसे हुए हैं। तो इस ग्रुप को शिकस्त होना विद इन अमेरिकन रिजीम एंड एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है। और उसके अंदर पेंटागन की अभी लास्ट वीक एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, और वो खुद पेंटागन का ये ख्याल है कि अब हमें किसी ना किसी तरह इस ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी की दलदल से कहीं ना कहीं निकलना होगा फॉर द सर्वाइवल ऑफ अमेरिकन यूनिपोलर वर्ल्ड। अमेरिका का जो सुपर पावर स्टेटस है वो सिर्फ इसराइल को बैक करने के चक्कर में, इसराइल की प्रॉक्सी बनने के चक्कर में खत्म हो गया है। और आखिरी चीज छोटी सी आपको बता दूं कि ये जो हम अभी मैम कह रही थी बात कि हाउ विल ईरान कैरी द न्यूक्लियर वेपन वेदर दे हैव मेड इट, तो उसके पास आपको शायद आइडिया होगा कि खुद चाइना की एक रिपोर्ट है, पेंटागन की एक रिपोर्ट है कि चाइनीज कुछ ऐसे एयर जेट देखे गए हैं उस रीजन में विच आर कैपेबल टू कैरी न्यूक्लियर वेपन्स। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। जॉर्ज गैलवे इसकी बात कर चुका है, साइमन भी बात कर चुका है कि जो चाइनीज सपोर्ट है that will be enough for China to do carry on anything। अब 2 सवाल बनते हैं। एक तो ये कि क्या पहली दफा हम ये देख सकते हैं कि ये जंग अब अमेरिका की सरजमीन तक जा सकती है, एक तो ये सवाल है। लेकिन दूसरा ये कि एक तरफ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी पासदार इनकलाब ने स्टेटमेंट वाज़ेह दे दी है कि जी सऊदी अरब हुसी बागियों के हमले नहीं रोक सकता। और ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि हुसी क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने अरामको फैसिलिटी, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी है, सऊदी अरब की कंपनी है, उसको हमने टारगेट कर दिया है। दूसरी तरफ कह रहे हैं जी हुसियों के हमले नहीं रोक सकते। ये जो प्रॉक्सी वॉर है, एक सवाल ये, और दूसरा क्या ये जंग अब अमेरिकी सरजमीन तक जा सकती है? इन दोनों के जवाब हम उस्मान साहब से लेंगे इस ब्रेक के बाद। क्या ये जंग पहली दफा अमेरिका की सरजमीन तक जा सकती है? और दूसरा, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि हुसियों को सऊदी अरब कंट्रोल नहीं कर सकेगा, इन दोनों पर बात करेंगे। डॉक्टर उस्मान, पहले तो ये बताइए कि ये क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पहली दफा ये जंग अमेरिका की सरजमीन तक चली जाए? अभी तक हमने देखा है कि खित्ते में जितने ममालिक हैं, और उनमें ज्यादातर जाहिर है कि मुस्लिम ममालिक, बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिक ही हैं, उनमें जहां जहां ईरान ने कहा कि बकौल के ये अमेरिकी तंसीबात थी, हमने उनको तबाह किया है, वहां उनके फौजियों को नुकसान पहुंचाया है, उनमें दर्जन से ज्यादा अमेरिकी फौजी हलाक हुए हैं, लेकिन अमेरिका की सरजमीन पर कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर ये न्यूक्लियर ऑप्शन खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, मुझे बड़ा एक खौफ आता है कि ये सवाल भी इतना मुश्किल और भारी है, लेकिन ये डिस्कशन हो रही है। और हमारा मकसद भी है कि हम कम अज कम मेरे ने लोगों को बताया कि ये सिनारी हो सकता है और इसको किस तरह से रोका जा सकेगा। तो क्या ईरान ये जंग अमेरिका की सरजमीन तक ले जा सकता है? उसके पास ये सलाहियत है? मेरे ख्याल में इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो इसकी कॉस्ट जो अमेरिकन पे कर रहे हैं वहां तक पहुंच चुकी है। पॉलिटिकली जो है ये अपना काफ़ी ज़्यादा प्रिकेरियस है ये फिनोमेना अमेरिका के लिए, अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल में हम भी जो है ना, मैं तो एटलीस्ट जो है ना ये तस्वुर भी नहीं कर सकता, मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई पॉसिबिलिटी बनती है
कि वो अमेरिका को इस तरीके से आगे हिट कर सकते हैं जो पर्ल हार्बर को किया गया था, या इस तरह की कोई चीज़ भी है, और ईरानी भी नहीं चाहेंगे। बाकी जो आपने IRGC की बात की, नहीं सर, पर्ल हार्बर तो बिल्कुल एक डिफरेंट लेकिन वो कहा जाती है ना, लेकिन क्या कोई उनके पास अगर न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन है या केमिकल वेपन है, वो वहां अमेरिका की सरजमीन तक हो सकता है? अभी तक कोई मिसाइल, कोई जहाज कहीं उनके करीब ही नहीं जा सकता अमेरिका के, नहीं जा तो सकता। दूर और की मेरे बात। ख्याल में अभी अमेरिका की खुद जो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर रही थी तुलसी गैबर्ट, उन्होंने कहा था मार्च के अंदर है कि ईरान जो है उसके पास अभी कैपेबिलिटी नहीं है बनाने की, इस हवाले से कि उन्होंने को बना दिया। ये उनकी इंटेलिजेंस के अंदर जो अपना उनके जो सेगमेंट से वो क्लेम करते थे कि इस तरह की अभी उनके पास नहीं है टेक्नोलॉजी है। और मेरा भी मानना यही है कि अभी पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है। हाँ, इंटेलिजेंस की भी तो हाँ बड़े बिल्कुल, हाँ, लेकिन हाँ 60% उनके पास यूरेनियम की एनरिचमेंट है, तो पॉसिबिलिटी है कि किसी लेवल के ऊपर उन्होंने कोई चीज ऐसी कोई डिवाइस जो है तैयार कर ली हुआ है। लेकिन सीइंग इज बिलीविंग, लेकिन हम ये देखना भी नहीं चाहते हैं। और बाकी IRGC की बात आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के अंदर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 1 साल के अंदर, देखें कैरेक्टरिस्टिक इस वक्त अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का जो है, वो पॉलिसीज जो सर्कल्स हैं ईरान के अंदर, उनके उन सेगमेंट्स को ज्यादा तकवीयत दे रहे हैं, और इस वजह से वहां पे जो मुज़ाकरात का हामी ग्रुप है, वो उसकी आवाज जो है हमें लग रहा है वो डाइल्यूट हो रही है वहां के ऊपर है। और यही चीज जो है डिस्कस की जा रही है कि ईरान में IRGC जिस लेवल का इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रही है सारे मामले में, पर्टिकुलरली हौथीज, उसके ऊपर तो साबिक उनके सदर हातमी ने बड़ी रीजनेबल बात की कि रॉ इमोशन के ऊपर किसी मुल्क का नज़्मो नस्क नहीं चलाया जा सकता। आपको मुल्क को, निजाम को और इस्लाम के मुफाद में फैसला करना पड़ता है। और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट 1945 के बाद अमेरिका ने साइन नहीं किया, जिसमें ये सरेंडर करने का डॉक्यूमेंट है जो फ्रांस के अंदर साइन किया है कि 13 क्लॉज जो है वो ईरान के फायदे में है, उसके हक में, और एक जा रही है। तो वो तक कह रहे हैं कि होश के नाखून लें कि ईरानी IRGC क्या कर रही है। और हौथीज फ्रंट को अगर आप एग्जॉस्ट करेंगे रेड सी को चोक करने के लिए, यम्बू पोर्ट को जिस तरीके से स्नब कर रहे हैं, सऊदी अरबिया पे, बिल्कुल, तो वो फिर आप उस आर्टिकल की तरह इन्वोक करेंगे जो अभी रिसेंटली अपना डेवलपमेंट हुई है, मक्का समिट हुआ है। अब क्या करने जा रहे हैं? इसी मंथ के एंड के ऊपर इजिप्ट उसमें शामिल होने की बात कर रहा है, इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। क्या ईरान ये चाहेगा कि 2 कंट्री जिनके बॉर्डर लगते हैं जो मक्का समिट में है, टर्की और पाकिस्तान, और टर्की तो बहुत ज्यादा नाला है ईरान से इस हवाले से कि आप कुर्दिश रीजन को हिट कर रहे हैं इराक में, और अभी वो वहां पे ट्रूस जो है उन्होंने साइन किया, और वो कोशिश कर रहे हैं कि PKK जो है उसे दोबारा से लूप में लेके आए हैं। वो फिर एक ऐसे वक्त में देखें, इस वक्त जो है ना सिचुएशन देखें पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है कि उन्होंने जिस डिफेंस एयर अपना कह लें कि उसको हिट किया, एयरफील्ड को शाम के अंदर है, वहां के ऊपर अभी पिछले हफ्ते होके आए हैं टर्किश लोग हैं, और वो चाह रहे थे कि वहां के ऊपर उसे एक्टिव करें, 2012 से है। तो इजरायली कह रहे हैं कि स्टेटस को चेंज हुआ तो हम हिट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये सूरत हाल जो है को बेहतरी की तरफ दूर दूर तक जा रही है। और IRGC जिस तरह बिहेव कर रही है हौथीज के मामले के अंदर है, वहां पे UN ने अभी कहा है कि सिविल वॉर की सिचुएशन शुरू हो जाएगी। तो अभी तक तो सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान और टर्की को नहीं कहा, ऑन बोर्ड नहीं किया, वो खुद ही रिटेलिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर सूरत हाल उनके हाथ से कहीं जाती नजर आती है, तो मुझे लगता है जिन सेक्टेरियन लाइंस को रोकने की हमने कोशिश की, अवर्ट की सिचुएशन, इन्हें रिस्ट्रेंट करने का मशवरा दिया, उस तरफ मामला जो है वो जाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए हमारी भी तो एनर्जी की डिपेंडेंसी है उनके साथ, टर्की के साथ सऊदी अरेबिया के ऊपर है। और फिर जिस तरीके से मिलिट्री माइट जो है वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर हमारे पास कैपेबिलिटी है, वो दुनिया की अपना जो बिगेस्ट 100 कंपनीज हैं उसमें 5 कंपनी उनकी डिफेंस की है, और 2023 का उनका ड्रोन टेक्नोलॉजी का सऊदी अरेबिया से मुआहदा है। तो मुझे लगता है कि ईरान इस वक्त अपने रीजन के अंदर भी सैनिटी जो है वो भी खोता चला जा रहा है। इस वक्त वो वॉइसेस बाकर कालीबाफ जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मतलब वो ज्यादा मुझे लगता है उसकी सेंस नहीं बनती, जिस तरीके से वो वही पॉइंट ऑफ व्यू जो IRGC का वो सामने आ रहा है, और कहीं दूर दूर तक अब्बास अराक्ची की हमें आवाज सुनाई उस तरह से नहीं देती है। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बार बार अपनी कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं, इस तरीके से वहां के ऊपर वो धड़ा जो है वो ज्यादा आप समझें कि अपना मामला जो है वो उस तरफ जा रहे हैं जो कि should not have been there। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे चूंकि क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे भी और फिर मशकी साहब से ये बताइए, ये जो हुसियों वाला मामला है तो प्रॉक्सी भी नहीं रही। जब रेवोल्यूशनरी गार्ड कह रहे हैं जी हुसियों को सऊदी अरब कंट्रोल कर सकेगा, ये तो आप खुला कह रहे हैं कि जी हम उनके जरिए आप काम चलाएंगे, बाबुल मंदब भी और बाकी सऊदी अरब को भी तंग करने के लिए। देखिए मेरा विशफुल थिंकिंग मेरी ये है कि बिहाइंड क्लोज डोर ये सब एक दूसरे से बात करते हैं, और ये सारे जो हैं एक दूसरे को समझते भी हैं, और जो कुछ है वो लिमिटेड है, और ये मेरी विशफुल थिंकिंग ही है। मेरा दिल चाहता है कि ऐसा ही हो, सऊदी अरेबिया को बताया जाता हो कि जी इतना होगा, हुसी इतना कर रहे हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना, कोई वॉच डॉग है जो कि देख रहा है, जो कर रहा है। लेकिन जिस दिन ये भरम एक्सप्लोड हो जाएगा कि कोई नहीं है और हर कोई अपने मुंह से लगा हुआ है,
तो फिर इस रीजन के अंदर बहुत ज्यादा तबाही आने वाली है, और उस तबाही को लेके आने वालों में ईरान जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। ईरान हिस्टोरिकली जो है वो इस तरह के ड्रास्टिक मेजर लेने का मास्टर रहा है। बहुत पुरानी हिस्ट्री में इनका कोई एम्पायर था कि उस पर इन्वेजन हो गई तो वो आके उसके बारे में मशहूर था कि वो खित्ते में जब भी आता है सबसे पहले वो ये कहता है आप सरेंडर कर दें। तो जो पारस है, जो पर्शियंस हैं, वो सरेंडर नहीं करते। उसके बाद जब कत्लेआम हो जाता है, आग और खून सारा जो है वहां पे उसकी नहरें बहनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर जो है एम्परर साहब कहते हैं जी आज मैंने सरेंडर करना है। तो उस वक्त वो फिर उसका सर काट के जो है उसको चौक पे लटका देते हैं कि अब सरेंडर करने की भी। तो ये रिपीट होता है कि ये अच्छे खासी निगोशिएशन की सोल्यूशन को एक साइड पे रखकर उस वक्त ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारी ह्यूब्रिस जो है हमें नुकसान देगी। और ये बात बिल्कुल नहीं कोई सुनने वाला कह रहा होगा, शायद ये बात भी किसी सेक्टेरियन बुनियाद पे की जा रही है। ईरान का एक सिंगल पीस में खड़े रहना बहसियत पाकिस्तानी हमारे लिए एग्जिस्टेंशियली इंपॉर्टेंट है। आप बाकी सारी चीजों को तो एक साइड पे रख दें। सही है। तो ईरान को थोड़ा सा इस वक्त जो है वो अकल से काम लेकर इस रीजन के साथ कंसोलिडेट और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वरना वो खुद तो ले डूबेगा बल्कि बाकी सब बहुत सौ के साथ जो है वो उनको भी डुबो देगा। डॉक्टर मुश्किल साहब, ये सारा कुछ है अब आपने हुर्मुज पे कि जी कंट्रोल यहाँ होना चाहिए, ओमान की तरफ से आ गया, जब तक अमन मुज़ाकरात पूरी तरह से नहीं होते ये बात भी कहीं नहीं हो सकती। और फिर ये हुसियों वाला फैक्टर सर, क्लोजिंग रिमार्क्स लास्ट मिनट। तब बिल्कुल बड़ा क्लियर है कि मैं समझता हूं कि ईरान ने जो इस जंग में इस्लामी दुनिया की हमायत हासिल की वो सारी इसको खो सकते हैं उनके हार्ड लाइनर्स के ऐसे नैरेटिव की वजह से, जिसमें अब्बास बाकिर कालीबॉफ और जिसमें जो IRGC है कि होतीस को सपोर्ट करके वो दरअसल एक ऐसी आग से खेल रहे हैं जिसका नुकसान खित्ते को भी होगा। और फिर पाकिस्तान की जो ऑकवर्ड पोजीशन है मक्का पैक्ट की वजह से भी, उससे पहले भी, मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है कि ईरान के अंदर मसूद पेज़ेशकियान और अब्बास इराक़ची जैसी सेंसिबल वॉइसेस को सुना जाए और उनकी बात को समझा जाए, वरना सूरत हाल के अंदर ईरान जो है वो ऐसी तन्हाई का शिकार होगा जो कि इसराइल की ख्वाहिश है, जो अमेरिका की ख्वाहिश है, और आप अपने हाथों दुश्मन का प्लान कंप्लीट कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद खान मशरूकी साहब, डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा और जनाब डॉक्टर उस्मान साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो दुआ ही करनी चाहिए क्योंकि डिसीजन मेकर्स जो इस वक्त डिसीजन ले रहे हैं, लगता है कि दोनों तरफ से अब ज्यादा सख्त मिजाज लोग आगे आ रहे हैं। ट्रंप तो थे ही, अब यहाँ पर पाकिस्तान इनकलाब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और एक न्यूक्लियर ऑप्शन की बात हो रही है, माशी पाबंदियों की तो बात हो ही रही है। और आगे जाकर ऐसे लगता है कि अगर दोनों तरफ से कोई पीछे नहीं हटता तो जो हमने पहले तबाही देखी है वो कुछ भी नहीं है जो आने वाले दिनों में आ सकती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।